गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्स्ड इज प्लेस्ड इन ए है टेंशन जोन, बी है कंप्रेशन जोन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है एट न्यूट्रल एक्सिस। तो जो बीम है वो दो टाइप की होती है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम। जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, सपोज दैट इस तरीके से अपने पास में कोई बीम क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस से अबव होता है कंप्रेशन जोन एंड न्यूट्रल एक्सिस के जो बिलो होता है वो होता है टेंशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जिस पे ना तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, यानी इस पे जो स्ट्रेस है वो ज़ीरो होता है। तो जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है उसमें ओनली टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करवाते हैं, और जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है इसमें कंप्रेशन जोन में भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम टेंशन जोन में क्या है रेनफोर्स के ऊपर कवर के लिए स्पेस छोड़ते हैं, वैसे ही क्या है कंप्रेशन जोन में भी डबली रेनफोर्स्ड बीम में कंप्रेशन जोन में भी कवर के लिए स्पेस रखकर और फिर क्या है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, इन टेंशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between centroid of area of tension reinforcement and the maximum compressive fiber in RCC beam design is known as, A है overall depth, B है effective depth, C है lever arm, D है depth of neutral axis। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा एनालिसिस ऑफ बीम देख लेते हैं। ये कोई भी आपके पास में बीम क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ B है और डेप्थ है वो कैपिटल D है। एक एक्सिस ऐसी होती है जहाँ पे क्या है स्ट्रेस ज़ीरो होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। रेनफोर्समेंट के सेंटर से, और जो कंप्रेशन जोन है यहाँ पे देखिए ये कंप्रेशन जोन है, न्यूट्रल एक्सिस से जो अबव है वो कंप्रेशन जोन होता है और न्यूट्रल एक्सिस से बिलो है टेंशन जोन। तो जो अपने पास में यहाँ पर रेनफोर्समेंट है उसके सेंट्रोइड से लेकर और जो कंप्रेशन जोन है उसके एक्सट्रीम फाइबर के बीच की जो डिस्टेंस आती है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं और ये होता है इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे ये वाला जो कवर आता है, ये वाला कवर, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर, और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है इसके सेंटर से लेकर ये वाली जो आता है ये वाला गैप, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल कवर। इसमें एक टर्म आ रही है लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या होता है, जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं जैसे LSM में इस तरीके से बनता है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है इनके सेंट्रोइड के बीच की जो डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी इफेक्टिव डेप्थ। Next question is, in RCC beam as percentage area of tensor
स्टील इंक्रीजेज, ए है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, बी है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज, सी है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट चेंज, डी है लीवर आर्म इंक्रीजेज। परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, C इज इक्वल टू टी लेते हैं। C यहाँ पे क्या कंप्रेसिव फोर्स है, T टेंसाइल फोर्स है। जो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू होती है LSM में 0.36 FCK XUB, और जो टेंसाइल फोर्स है इसकी वैल्यू होती है 0.87 FY/AST। परसेंटेज ऑफ स्टील होता है AST/BD इंटू 100। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं AST/BD, AST/B, यहाँ पे D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.36 FCK, 0.87 FY और XU/D। देखिए जो परसेंटेज इसको हम बोलते हैं AST/BD, ये होता है परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, FCK पे। FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FY स्टील के ग्रेड पर, XU/D, XU/D क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी पूछा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो इंक्रीज कब होगा, जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे FCK के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, FY के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड XU/D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज करेंगे तो जो परसेंटेज एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम इज ड्यू टू, ए है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, बी है सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सी है बॉन्ड फेलियर, डी है प्राइमरी टेंशन फेलियर। जब हम बीम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास में 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। एक होता है बैलेंस सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन, दूसरा होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड थर्ड होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। जो बैलेंस सेक्शन है इसमें जो XU है वो XU लिमिट के बराबर होता है। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो लिमिट वाला होता है उसके इक्वल होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील है ये भी क्या परसेंटेज लिमिट के इक्वल होगा। जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, इसमें क्या है कि जो स्टील और जो कंक्रीट है उनका रेशियो इस तरीके से होता है कि जो स्टील में जो स्ट्रेन आ रहा है और जो कंक्रीट में जो स्ट्रेन आ रहा है किसी भी टाइम पर वो क्या है सेम टाइम पे रीच कर रहे हैं। यानी कि जो अगर बात की जाए कि स्टील में जो स्ट्रेन आता है वो क्या है अपने पास में एप्सिलॉन S है और कंक्रीट में एप्सिलॉन C है। तो किसी भी टाइम पर जब कंक्रीट में एप्सिलॉन C रीच करेगा स्ट्रेन की वैल्यू ये आएगी, तो उसी टाइम पर जो स्टील है उसमें भी क्या है एप्सिलॉन S वैल्यू आएगी। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड करवाते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील प्रोवाइड करवाते हैं वो लेस देन होती है बैलेंस सेक्शन से। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेन है
स्टील का वो जल्दी रीच करता है अपनी वैल्यू पर एज कंपेयर टू कंक्रीट। देखिए स्टील के लिए अगर स्ट्रेन अपसलन एस है एंड कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेन है वो अपसलन सी है, तो अगर किसी मोमेंट पे जो स्टील है उसमें अगर स्ट्रेन अपसलन एस आ रहा है तो उस कंडीशन में जो कंक्रीट है वो अपसलन सी गेन नहीं कर पाता है। तो इसमें जो फेलियर होता है वो किसकी वजह से होता है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, इसमें फेलियर है वो स्टील की वजह से होता है। और स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये एक डक्टाइल मटेरियल है, तो इसलिए इस टाइप के फेलियर को, यानी जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है इसमें जो फेलियर आता है इसको हम बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। इसमें जो अक्स यू आता है यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आती है वो क्या होती है? अक्स यू लिमिट से कम होती है। इसी तरीके से जो मोमेंट आता है वो भी क्या आता है? एम यू लिमिट से कम आएगा। परसेंटेज ऑफ स्टील है वो भी क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ लिमिट वाले से कम आएगा। ये सारी चीज़ें अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ध्यान रखनी है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो भी परमिसिबल स्ट्रेस है या फिर जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू स्टील अर्ली गेन करता है एज़ कंपेयर टू कंक्रीट। जो फेलियर होता है अंडर रेनफोर्स में वो स्टील की वजह से होता है। स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये एक डक्टाइल बिहेवियर का होता है मटेरियल, तो इस फेलियर को हम बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। इसके बाद हम बात करते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जो स्टील है वो बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील वो क्या है कि जो कंक्रीट में आएगा उससे, मतलब किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम पर अगर कंक्रीट अपना परमिसिबल स्ट्रेस गेन कर लेती है तो उस केस में स्टील है वो अपना परमिसिबल स्ट्रेस गेन नहीं कर पाता। तो इसमें जो फेलियर होता है वो किसकी वजह से होता है? कंक्रीट की वजह से। और कंक्रीट क्या है? कंक्रीट का जो बिहेवियर है वो क्या है? ब्रिटल बिहेवियर है। तो यानी कि जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है वो कंक्रीट की वजह से फेलियर होता है, और ये जो फेलियर है इसको हम बोलते हैं ब्रिटल फेलियर। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इसमें कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेस स्टील के कंपैरिजन में पहले रीच करता है। जो फेलियर है वो कंक्रीट की वजह से होता है, यानी ब्रिटल फेलियर होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, इसमें फेलियर स्टील की वजह से होता है, यानी डक्टाइल फेलियर होता है। अभी पूछा गया है अपने से कि जो ओवर रेनफोर्स बीम है, तो ओवर रेनफोर्स बीम में देख, ओवर रेनफोर्स बीम में जो फेलियर हो रहा है वो कंक्रीट की वजह से हो रहा है, और कंक्रीट क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है, यानी फेलियर भी क्या है? ब्रिटल फेलियर है। तो इसका मतलब इसमें किस टाइप का फेलियर है? प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। अगर इसी तरीके से अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात की जाए कि इसमें किस टाइप का फेलियर होता है, तो इसमें होता है सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ए, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड, ए है अल्टीमेट स्ट्रेस, बी है लिमिट स्ट्रेस, सी है इलास्टिक स्ट्रेस, डी है परमिसिबल स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? वर्किंग स्ट्रेस मेथड की।
हमेशा ध्यान रखना है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब ये कौन सा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। और अगर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर टर्म यूज़ की जा रही है इसका मतलब ये है लिमिट स्टेट मेथड। तो यील्ड स्ट्रेस को जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस। ऑप्शन में क्या गिवन है उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अगर वर्किंग स्ट्रेस गिवन है तो वर्किंग स्ट्रेस करेक्ट आंसर रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस है तो परमिसिबल स्ट्रेस करेक्ट आंसर रहेगा। अगर दोनों किसी केस में दोनों ऑप्शन में है तो उस केस में दोनों ही करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, परमिसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिमिट स्टेट मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी बीम इज ए है 0.53 डी, बी है 0.48 डी, सी है 0.46 डी, डी है एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो इसको एक्स यू लिमिट या फिर एक्स यू क्रिटिकल से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है वो है 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी, 0.44 डी। ये वैल्यू आती है एफ ई 250 के लिए, ये है एफ ई 415 के लिए, ये वैल्यू है एफ ई 500 के लिए और ये है एफ ई 550 के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा जाता है तो उस केस में 250 के लिए रहेगा 0.53 डी, 415 के लिए रहेगा 0.48 डी, 500 के लिए रहेगा 0.46 डी एंड 550 के लिए रहेगा 0.44 डी। तो ये डिपेंड कर रहा है ओनली किस पर, टाइप ऑफ स्टील या फिर ये बोला जाए स्टील ग्रेड। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें करेक्ट आंसर रहेगा डी, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। ए है बैलेंस सेक्शन, बी है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सी है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, डी है एनी ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा था कि जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है इसमें जो स्टील का परमिसिबल वैल्यू है वो पहले गेन करता है कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो इसमें जो फेलियर होता है वो बिकॉज ऑफ स्टील होता है और स्टील का जो बिहेवियर है वो क्या है, डक्टाइल होता है। तो यानी इसमें जब भी फेलियर होगा तो वो क्या है, सडनली फेलियर नहीं होगा। इसके अपोजिट अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात की जाए, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तो इसमें जो फेलियर है वो कंक्रीट की वजह से होता है और कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है। तो इसमें जो फेलियर होता है वो क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, यानी सडनली फेलियर होता है। जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उसमें सडनली फेलियर होता है। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। Next question is when quantity of steel in RCC beam section is less than required the section is called, A है balance section, B है over reinforced, C है under reinforced, D है critical। क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो लेस देन है बैलेंस सेक्शन से या रिक्वायर्ड से, तो उसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो भी लेस देन होता है क्रिटिकल से, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो भी लेस देन होती है क्रिटिकल से। जिस तरीके से यहाँ पे क्रिटिकल की वैल्यू आई है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, वैसे क्या है मूवमेंट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है, परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए भी क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो वो सारी वैल्यूज़ इसमें कम होती है।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा अंडर रेनफोर्स्ड, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन इज इनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ ए है इट कंज्यूम्स मोर कॉन्क्रीट, बी है इट अंडरगोज हाई स्ट्रेन, सी है इट फेल्स सडनली, डी है इट हैज़ मोर डक्टिलिटी। तो जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इसमें फेलियर कंक्रीट की वजह से होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, और ब्रिटल फेलियर है वो क्या है, एक सडनली फेलियर होता है। इस वजह से हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को कभी भी डिजाइन पर्पज़ के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, इट फेल्स सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tensile reinforcement in RC beam attain its yield strength before the concrete in compression zone is known as balance, B है over reinforced, C है under reinforced, D है critical। जो स्टील रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अपना परमिसिबल स्ट्रेस है, टेंशन रेनफोर्समेंट gains its permissible stress earlier than तो इस टाइप के सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या है कि जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो जल्दी गेन करेगा एज़ कंपेयर टू कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेस है। इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, अंडर रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्ट्रेन in an extreme fiber in concrete and reinforcement for Fe415 grade in a balanced section for LSM are respectively A है 0.0035 and 0.0038, B है 0.002 and 0.0018, C है 0.0035 and 0.0041, D है 0.002 and 0.0031। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में दोनों के लिए पूछा गया है। तो कंप्रेशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है बेंडिंग में वो वैल्यू है 0.0035। यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पे पूछा गया है, यानी बेंडिंग के लिए बात कर रहा है। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करता तो इसकी वैल्यू होती है 0.002। तो एक वैल्यू अपने पास ये आ गई। ये स्टील या कंक्रीट ग्रेड क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट जो टेंशन जोन में स्ट्रेन आता है ये डिपेंड करता है स्टील की ग्रेड पर, और इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.87 Fy/ES प्लस 0.002, जहाँ पे Fy क्या है स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है, ES क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 0.87415 के लिए Fy की वैल्यू 415, ES आ जाएगा 2 × 10⁵ प्लस 0.002। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.0038। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम is required to carry a load of 23 kN per meter over an effective span of 6 meter. Then factored bending moment in LSM is A है 103.5 kN/m, B है 119.025 kN/m, C है 155.25 kN/m, D है 187.27 kN/m। अगर डिज़ाइन लोड या फिर डिज़ाइन मूवमेंट की बात की जाए या फिर फैक्टर्ड
लोड, फैक्टर्ड मोमेंट, डिजाइन लोड और फैक्टर्ड लोड, डिजाइन मोमेंट और फैक्टर्ड मोमेंट, या फिर हो सकता है डिजाइन स्ट्रेस और फैक्टर्ड स्ट्रेस। तो इसके लिए ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई भी टर्म आपको देखने को मिलती है, यानी एलएसएम के लिए पूछा गया है। अगर लोड की बात करते हैं तो जो डिज़ाइन लोड होता है वो होता है 1.5 इंटू वर्किंग लोड। इसी तरीके से डिज़ाइन या फैक्टर्ड मोमेंट के लिए पूछा जाएगा तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई वर्किंग मोमेंट। डिजाइन स्ट्रेस या फैक्टर्ड स्ट्रेस की बात की जाएगी तो यह क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस और डिवाइडेड बाई 1.5। ये ध्यान रखना, स्ट्रेस है वो फैक्टर से डिवाइड होता है, और अगर लोड की बात की जाए तो वो 1.5 से मल्टीप्लाई होता है। स्ट्रेस में ये भी ध्यान रखना है कि आपको कंक्रीट के लिए पूछा गया है या फिर स्टील के लिए पूछा गया है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये पार्शियली सेफ्टी फैक्टर पे। और कंक्रीट के लिए वैल्यू 1.5 होती है और स्टील के लिए 1.15 होती है। तो इसी से हम डिवाइड करेंगे, जो भी इसका स्ट्रेस होगा, अगर कंक्रीट के लिए पूछ रहा है तो 1.5 से डिवाइड करेंगे, अगर स्टील के लिए पूछ रहा है तो 1.15 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है फैक्टर्ड मोमेंट पूछा गया है, तो सबसे पहले हम वर्किंग मोमेंट निकालेंगे। जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस तरीके से अगर इस पे यूडीएल आ रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसके लिए जो मोमेंट आता है वो होता है WL²/8। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। फैक्टर्ड है तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो W की वैल्यू है वो है 23 इंटू L की वैल्यू है, इफ़ेक्टिव स्पान हम यहाँ यूज़ करते हैं हमेशा, L इफ़ेक्टिव हम यूज़ करेंगे। तो इफ़ेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम इसको कैलकुलेट करते। वैल्यू है 6 मीटर डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 155.25 किलो न्यूटन मीटर। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, चाहे तो आप लोड को फैक्टर लोड में चेंज कर लो तो ये वैल्यू, यानी यहाँ हम मोमेंट को नहीं वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम लोड को वर्किंग लोड कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कि जो मोमेंट आएगा वो वर्किंग मोमेंट होगा तो उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दो बार आप इसको मल्टीप्लाई करो, पहले ये जो वर्किंग लोड है उसको क्या है डिज़ाइन लोड में चेंज कर रहे हो, फिर ये जो मोमेंट आएगा उसको फिर से क्या आप डिज़ाइन मोमेंट में चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो वैल्यू इसमें अपने पास इस क्वेश्चन के लिए आ रही है 155.25, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LSM बैलेंस डिजाइन ऑफ RCC बीम गिव्स A है स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, B है लार्जेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, C है स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, D है लार्जेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बैलेंस डिज़ाइन है उससे स्मॉलेस्ट सेक्शन अपने को अचीव होता है एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटिंग द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स अपॉन, ए है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बी है टाइप ऑफ स्टील, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो जो लिमिटिंग डेप्थ आती है न्यूट्रल एक्सिस की, एक्स यू, ये क्या आती है 0.53 डी या फिर 0.48 डी। तो ये किस पे डिपेंड करती है कि इसकी
जो स्टील है वो उसका टाइप क्या है या स्टील की ग्रेड क्या है, तो ये ओनली स्टील की ग्रेड पे डिपेंड करता है, स्टील ग्रेड पर। कंक्रीट की ग्रेड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, टाइप ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन एंड कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट इज, ए है 0.8 एंड 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, बी है 4% एंड 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, सी है 4% एंड 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, डी है 2% एंड 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो जो बीम है उसके लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट IS कोड के थ्रू फिक्स किया गया है। जो मिनिमम रेनफोर्समेंट की वैल्यू है वो आती है 0.85/FY, यानी जो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं बीम में, अभी हम ओनली बीम की बात कर रहे हैं, तो बीम में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है तो मैक्सिमम टेंशन में अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं टेंशन जोन में, यानी टेंशन रेनफोर्समेंट है तो मैक्सिमम 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी ग्रॉस एरिया का मतलब ओवरऑल डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे। और अगर कंप्रेशन में हम प्रोवाइड करवाते हैं जब डबली रेनफोर्स सेक्शन हो, तो उसमें कंप्रेशन में भी हम मैक्सिमम वैल्यू 4% ऑफ BD प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है बीम के लिए वो होता है 0.85/FY, और मैक्सिमम रेनफोर्स है चाहे वो टेंशन जोन में हो या फिर कंप्रेशन जोन में हो, वैल्यू 4% ही रहेगी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, 4% एंड 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ए है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बी है अबव न्यूट्रल एक्सिस, सी है एट न्यूट्रल एक्सिस, डी है मिड सेक्शन ऑफ बीम। अगर हम कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो देखिए जो भी बीम है उस पे क्या है, जो लोडिंग है वो ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, यानी इस तरीके से लोडिंग होती है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का हम देखें तो इसमें क्या, जब लोड लगाएंगे तो इसके फाइबर में जो चेंज आएगा, जो अपर फाइबर है वो इस तरीके से होगा, जो लोअर फाइबर है उसमें डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। तो इस केस में क्या है कि जो अपर फाइबर है उसमें क्या है, एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और जो लोअर फाइबर है उसमें क्या है, टेंसाइल फोर्स आ रहा है। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको हम कंप्रेशन और टेंशन जोन में क्लासिफाइड कर देते हैं। एक सेक्शन ऐसा भी होगा इसमें जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स की वैल्यू सेम होगी, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि कंक्रीट है वो टेंशन में वीक होती है, तो इसलिए बीम के जिस साइड टेंशन स्ट्रेस आ रहा है उस साइड हम क्या है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इसी वजह से हम जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे बिलो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कैंटिलीवर बीम की बात की जाए, इस तरीके से है, इस पे इस तरीके से लोडिंग लग रही है, तो ये इस तरीके से कुछ बेंड करेगी, तो इस केस में जैसे हम देख सकते हैं कि लोअर फाइबर में क्या आ रहा है, एक कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, और अपर फाइबर में क्या है, टेंसाइल फोर्स आ रहा है। कंक्रीट है वो टेंशन जोन में वीक होती है, तो रेनफोर्समेंट हम टेंशन जोन के साइड प्रोवाइड करवाते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेंशन जोन है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से अबव आ रहा है, तो जो रेनफोर्समेंट है वो भी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से अबव प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, अबव न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if D and N are effective depth and depth of neutral axis respectively, then lever arm of beam is, A है N, B है D, C है 3D plus N divided by 3, D है 3D minus N divided by 3।
लीवर आर्म है, ये होता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स और जो टेंसाइल फोर्स लग रहा, जो सेंट्रोइड है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लीवर आर्म बोलते हैं। WSM में जो स्ट्रेस डायग्राम होता है और यहाँ पे या फिर इस साइड मान लो टेंसाइल फोर्स T, इसका सेंट्रोइड होगा, उस पे क्या है कंप्रेसिव फोर्स C लग रहा है। तो इनके बीच की कंप्रेसिव फोर्स का सेंट्रोइड और जो टेंसाइल फोर्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। इस सेक्शन में देखिए यहाँ तक कि इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल d। ये जो सेंट्रोइड है ये देखिए ट्रायंगुलर पोर्शन है और ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए जो CG होगी वो कितनी होगी, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस को n से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगी n/3, ये वैल्यू आ जाएगी n/3। तो इनके बीच की अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी C और T, यानी लीवर आर्म की वैल्यू यहाँ से आ गई D - n/3 या 3D - n/3। तो यहाँ पे जो लीवर आर्म की वैल्यू है वो 3D - n/3 है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा D 3D - n/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A simply supported beam is considered as a deep beam if ratio of effective span to overall depth is less than A है 2.5, B है 2, C है 3, D है 4। तो simply supported beam है वो deep beam होगी अगर effective span to depth ratio है वो क्या है लेस देन 2 है। ये होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर इफेक्टिव स्पान अपॉन डेप्थ है इसका रेशियो 2.5 से लेस देन है तो ये कंडीशन होती है कंटिन्यूस बीम के लिए। अगर इफेक्टिव स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो लेस देन 2 है सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन पे तो उसको हम बोलेंगे डीप बीम। और कंटिन्यूस बीम की कंडीशन में अगर इफेक्टिव स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो है वो 2.5 से लेस देन है तो उस केस में कंटिन्यूस बीम को हम डीप बीम बोलेंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डबली रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड A है 4%, B है 6%, C है 8%, D है 10%। जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है इसमें हम कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो कंप्रेशन जोन के लिए अभी हमने देखा था कि मैक्सिमम हम कितना प्रोवाइड करवा सकते हैं 4% और टेंशन में भी हम 4%, यानी अगर डबली रेनफोर्स सेक्शन की बात की जाए तो हम 8% से ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम फॉर FE 500 स्टील इज A है 0.17, B है 0.12, C है 0.80, D है 0.25। बीम के लिए अगर मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है AST/BD × 100 मिनिमम इज इक्वल टू होता है 0.85/FY × 100। 0.85 FI की वैल्यू 500 गिवन है इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.17। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A 0.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम सेल बी टेकन एज A है क्लियर स्पान, B है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, C है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाई 2, D है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव विड्थ। अगर इफेक्टिव स्पान की बात की जाए तो जो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसके लिए
इफेक्टिव लेंथ के लिए कैलकुलेशन होती है क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ और क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम विच एवर इज मोर इन दोनों वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा उसको हम एज एल इफेक्टिव कंसिडर करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन में। यहाँ पे देखिए क्लियर स्पान क्या होता है, इस तरीके से कोई बीम है, इसके यहाँ सपोर्ट है, तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पान। ये अपने पास में क्या है, बियरिंग विड्थ या सपोर्ट विड्थ। तो अगर क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ और क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो एज एल इफेक्टिव वर्क करेगी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ऐसे ही अगर कैंटिलीवर बीम के लिए बात की जाए तो उसका होता है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 2। यानी इसके लिए अगर देखा जाए तो ये इसके लिए क्या है, क्लियर स्पान है और यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, तो ये होगा LC प्लस D/2। तो ये ध्यान रखना है कि कैंटिलीवर के कंडीशन में क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 होता है और सिंपली सपोर्टेड के केस में क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मॉड्यूलर रेशियो M is stress ratio in steel and concrete is R, then critical neutral axis constant K is given by। अभी WSM के लिए बात कर रहा है, ये मॉड्यूलर रेशियो है, ये किस में यूज़ करते हैं, WSM में यूज़ करते हैं। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। कई बार एग्ज़ाम में यहाँ पे 280 नहीं देके 2800 गिवन होता है, इसका मतलब जो सिग्मा CBC यहाँ पे जो हम 280 के केस में सिग्मा CBC हम यूज़ करते हैं वो होता है न्यूटन पर mm²। और अगर सिग्मा CBC की वैल्यू kg/cm² गिवन हो तो उस केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2800/3 सिग्मा CBC। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा जो मॉड्यूलर रेशियो है इसकी वैल्यू होती है ES/EC, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट की वैल्यू यानी K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है m सिग्मा CBC/m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये जो K है ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए जो सिग्मा CBC है इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी जो m है इसकी वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा CBC। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 280/3 प्लस सिग्मा ST। ठीक है, यहाँ से आगे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 280+3 सिग्मा ST। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। उसमें ऑप्शन में आपके पास गिवन रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। तो उस केस में करेक्ट आंसर रहेगा कि ये ओनली स्टील के जो करेक्ट यील्ड स्ट्रेंथ है उसी पे ही डिपेंड करता है। एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हमें रिलेशन पूछा गया है तो देखिए यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं।
एम मॉड्यूलर रेशियो गिवन है, और जो सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी है, इनके रेशियो को आर से डिनोट किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, अगर सिग्मा सी बी सी से हम डिवाइड कर दें तो एम अपॉन एम प्लस सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी। सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी क्या है, आर क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन एम प्लस आर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा एम अपॉन एम प्लस आर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड फेस reinforcement should be provided when depth of wave of a beam exceed A है 650 mm, B है 700 mm, C है 450 mm, D है 750 mm। तो साइड फेस reinforcement है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं जब इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 750 mm से ज़्यादा हो जाती है। एक केस होता है टॉर्सन में, अगर क्वेश्चन में टॉर्सन गिवन है कि कोई बीम टॉर्सन में है, तो उस केस में अगर साइड फेस reinforcement प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो उस केस में अगर 450 mm से इफेक्टिव डेप्थ एक्सीड कर रही है तो हम टॉर्सन के केस में हम इसी केस में हम क्या है साइड फेस reinforcement प्रोवाइड करवाते हैं। साइड फेस reinforcement क्या होता है, जैसे हमने देखा कि कोई भी बीम है तो उसमें क्या है टेंशन जोन में reinforcement प्रोवाइड करवा रहे थे, कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करवा रहे थे। साइड फेस जब ये डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ एक्सीड हो जाती है तो उस केस में क्या है इसमें डिफ्लेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में हम क्या है यहाँ भी reinforcement प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर इसकी मिनिमम एरिया की बात की जाए, मिनिमम एरिया ऑफ साइड reinforcement कंक्रीट, तो इसके लिए जो मिनिमम एरिया होता है वो 0.1% ऑफ वेव एरिया। वेव एरिया की 0.1% से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, इससे हम ज़्यादा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 750 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क इज टेकन एज ए है 1 to 6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, बी है 2 to 4% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, सी है 4 to 6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, डी है 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। तो अगर कभी भी हमें कोई भी क्राइटेरिया गिवन नहीं है तो उस केस में हम जो reinforcement की वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 0.7 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। टोटल आरसीसी वॉल्यूम का जो हम स्टील का वॉल्यूम रखते हैं वो रखते हैं 0.7 to 1%। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि हम स्लैब के लिए पूछा गया है या फिर कॉलम की बात की गई है या फिर बीम के लिए पूछा गया है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि अगर जनरल वर्क के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इस केस में हम इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 0.6 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अगर स्लैब और लिंटल के लिए बात कर रहा है, स्लैब और लिंटल के लिए, तो उस केस में इसकी वैल्यू होगी 0.7 to 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। अगर कॉलम की बात करता है तो कॉलम में 0.8 to 6%। 0.8 क्या है मिनिमम क्राइटेरिया है, 6% क्या है मैक्सिमम क्राइटेरिया है। अगर बीम के लिए बात की जाए तो बीम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 to 2%। अगर फाउंडेशन के लिए बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0.5 to 0.8% फॉर फाउंडेशन। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेकन एज ए है 5 MPa, बी है 2 MPa, सी है 0.3 MPa, डी है नन ऑफ दीज। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो क्या होती है FCR इज इक्वल टू 0.7/√FC के अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। यहाँ पे देखिए कोई अपने को स्टील ग्रेड कंक्रीट ग्रेड गिवन नहीं है, यानी हम इसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी नन ऑफ दीज। तो आज हमने
बीम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।